नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 55 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 55 का जो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की, तो ये कहाँ पर है, तो ये नीदरलैंड में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाए। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नीदरलैंड में कहाँ पर स्थित है, तो बहुत बार पूछा गया है। तो ये नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश, कितने न्यायाधीश होते हैं, तो कुल यहाँ पर जो है वो 15 न्यायाधीश होते हैं। इस बात को आपने याद रखना। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जजेज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 9 वर्ष होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, इनका कोरम कितना होता है। कोरम का मतलब है गणपूर्ति। क्या बोलेंगे? गणपूर्ति। अच्छा, गणपूर्ति होता है कि जब तक यहाँ पे इतने जजेस नहीं बैठेंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो कार्रवाई है वो शुरू नहीं होगी। मतलब कि 9 जज होने चाहिए तब जाके यहाँ पर कार्रवाई शुरू होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कोरम है वो कितना है? 9 जज होगा। अच्छा, अगर आप भी एसपीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो क्लास लाइव रहेगी वो रिकॉर्डेड भी रहने वाली है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको देने वाले हैं, प्लस फ्री हैंड रिटन नोट्स हमारे बैच में आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं और अगर हमसे पेड नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं 7876145409। अच्छा, बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, इतनी बातें तो हमने कर ली है कि कहाँ पे है, कितने जज होते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा कौन कौन सी है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा है फ्रेंच व अंग्रेजी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो फ्रेंच व अंग्रेजी यहाँ पर भाषा बोली जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्य होता है, मान लो कि दो देशों के बीच भारत और पाकिस्तान है, भारत और चीन है, यहाँ के मसले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सुलझाता है। एक देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, और एक राज्य में जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है एक हाई कोर्ट होता है, और पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो वो उसका सबसे बड़ा कोर्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले और एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि न्यायाधीश तो बहुत रहे हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से एक ही रहा है। तो याद रखना है, भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ये क्वेश्चन 3 बार टेट परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह कौन है, तो एकमात्र भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं। अच्छा, खाली अगर न्यायाधीश की बात करें तो सीधा क्वेश्चन आएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले न्यायाधीश भारत से कौन बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले न्यायाधीश जो भारत से है वो है वेनेगल रामाराव। क्या नाम है? वेनेगल रामा राव। तो वेनेगल रामा राव जो है वो क्या है? पहले न्यायाधीश है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, या पहले भारतीय न्यायाधीश है कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया मुख्य न्यायाधीश और पहले न्यायाधीश। अच्छा, वर्तमान में कौन है, तो ये क्वेश्चन तो उठ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में है दलवीर भंडारी। कौन है भैया? दलवीर भंडारी क्या है? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, परीक्षाओं में कोई सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर आप भी एसपीटेट जून के बारे में लास्ट 45 डे जब बचे हैं स्ट्रेटजी को जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। पिछले कल मैंने वीडियो बनाई है जिस पे मैंने पूरा पैटर्न बताया कि कैसे कैसे ये एग्ज़ाम रहने वाला है, किस प्रकार से आप इस एग्ज़ाम को फॉलो कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो सबको हेल्पफुल साबित हो सके। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन कि पब्बर घाटी या हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पब्बर घाटी को रोडू घाटी कहते हैं जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो ये हाट कोटी से टिकरी जो कि शिमला में ये रोडू घाटी पब्बर घाटी पड़ती है। इस बात को आपने याद रखना है। और
क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी घाटी है जो कि ट्राउट मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो पब्बर नदी है वो ट्राउट मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, पब्बर घाटी से निकलती है। तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ट्राउट मछली के उत्पादन के लिए आपकी पब्बर घाटी फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपकी पट्टन घाटी कहाँ पर, बहुत बार पूछी जाती है, रैंडम घाटी है पट्टन घाटी। पट्टन घाटी की बात करें तो ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है पट्टन घाटी। और ये आलू के उत्पादन के लिए, भाई आलू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपकी कौन सी, पट्टन घाटी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी क्यारदादुन घाटी कहाँ पर है। भाई क्यारदादुन घाटी वही जिसको क्या कहते हैं, पोंटा घाटी, जो कि आपके सिरमौर जिले में, कहाँ पर है, आपके सिरमौर जिले में पड़ती है पोंटा घाटी। इसको क्यारदादुन घाटी भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए आपकी चंबा घाटी, चंबा घाटी के बहुत सारे नाम हैं। अच्छा, चंबा वैली को, जो चंबा जो घाटी है, इसके बहुत सारे नाम कैसे हैं। तो चंबा घाटी को रावी घाटी एवं दूध एवं शहद की घाटी भी कहा जाता है। तो चंबा घाटी को रावी घाटी और दूध एवं शहद की घाटी, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी वलय घाटी, हिमाचल प्रदेश की सबसे फर्टाइल वैली है वलय वैली, वलय घाटी याद रखना है। और अगर वलय घाटी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ है। और यह इसको सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार टेट में रैंडम क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आता है बसपा घाटी से। यार बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी है, इस बात को सबसे पहले याद रखना। और इसी घाटी को ना सांगला घाटी, क्या कहेंगे, सांगला घाटी भी कहा जाता है। तो हिमाचल की ऐसी घाटी जिसको सांगला घाटी भी कहेंगे, तो सांगला घाटी भी किसको कहा जाता है, तो बसपा घाटी को ही सांगला घाटी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। और ये सारी बातें आप बिल्कुल याद रखें, ये आपको नंबर दिला के जाएगी। अच्छा, तो इस क्वेश्चन से इतना ही पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत सारी घाटियाँ हैं वैसे तो, लेकिन आप ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आपको शायद यहाँ पे याद करने में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन मंडी की भी देख लेते हैं। तो मंडी में हमने पढ़ी, एक तो बसपा पढ़ी, बसपा के अलावा मंडी में चौहार, बहुत बार पूछी जाती है चौहार घाटी। तो चौहार घाटी मंडी में, चौहार घाटी के अलावा आपकी चौंतरा घाटी, चौंतरा घाटी भी कहाँ पर है, मंडी में। चौंतरा के अलावा आपका इमला और बिमला, तो इमला हो गया आपका, बिमला हो गया, ये घाटी भी कहाँ पर है, मंडी जिले में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चीन की मुद्रा क्या है। देखिए, अगर चीन की मुद्रा की बात करें तो चीन की जो मुद्रा है वो दो मुद्रा है। एक तो है युआन, एक कौन सी है आपकी, युआन है, और दूसरी है रेन मिनवी। तो रेन मिनवी और युआन किस देश की मुद्रा है, तो ये है चीन देश की। अच्छा, चीन की राजधानी भी पता होनी चाहिए, टेट में कभी बेसिक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। तो चीन की जो राजधानी का नाम वो बीजिंग है और यहाँ की जो करेंसी है वो युआन और रेन मिनवी। अच्छा, भारत की करेंसी का नाम रुपया है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। टका ऑप्शन में दिया है। अच्छा, टका के बारे में, तो टका बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टका है। और दूसरी बात, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका और ढाका में लगा टका। तो टका क्या है, यहाँ की मुद्रा है, कहाँ की, बांग्लादेश की। अच्छा, भूटान, भूटान हमारा पड़ोसी देश है, मतलब पड़ोसी देशों के बारे में तो आपको पता होना ही होना चाहिए। भूटान की राजधानी का नाम बोले भैया तो क्या है, थिम्पू, क्या है, थिम्पू। लेकिन यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो क्या है, तो यहाँ की मुद्रा का नाम है न्यूगल ट्रम। क्या है, न्यूगल ट्रम। तो न्यूगल ट्रम यहाँ की मुद्रा है, कहाँ की, भूटान देश की। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगली आपकी ईरान, ईरान की मुद्रा का नाम है रियाल। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है, रियाल। और यहाँ की जो राजधानी है वो कौन सी है, तेहरान। तो ईरान की राजधानी तेहरान है, कैपिटल तेहरान है, और मुद्रा कौन सी है, रियाल है। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बार अगर मैं बात करूं तो पूछा जाता है आपका, क्या पूछा जाता है, कनाडा। कनाडा की कैपिटल पूछी जाती है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। तो कनाडा की कैपिटल का नाम बोले तो भैया ओटावा है। और अगर बात करें, और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो डॉलर है। देखो, कनाडा में डॉलर चलता है, आपका यूएसए में जो है वो क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो बहुत सारे देश है जहाँ पे डॉलर चलता है। अच्छा, तुर्की है, तुर्की देश की राजधानी का नाम है अंकारा। क्या है, अंकारा। लेकिन यहाँ की जो मुद्रा है ना उसका नाम है लीरा। सॉरी, जो यहाँ की मुद्रा का नाम लीरा है। तो लीरा किस देश की मुद्रा है, टर्किश। टर्किश जो देश है उसकी मुद्रा का नाम है लीरा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वियतनाम।
अच्छा, वियतनाम के बारे में अगर कहूँ तो वियतनाम की राजधानी का नाम क्या है? हनोई। हनोई यहाँ की कैपिटल है वियतनाम की। और अगर वियतनाम की बात करें, वियतनाम देश की अगर बात करें आपकी मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा का नाम है डोंग। क्या है? डांग क्या है? यहाँ की मुद्रा का नाम है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, फ्रांस की भी पढ़ लो। फ्रांस की मुद्रा का नाम है फ्रैंक, और फ्रांस की जो कैपिटल है उसका नाम है पेरिस। तो फ्रांस देश की कैपिटल का नाम पेरिस है और मुद्रा का नाम क्या है? फ्रैंक है। एक और कर लो, आपका एक देश है सेशेल्स। सेशेल्स, तो सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, लेकिन यहाँ पे यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम बंदा क्या सोचता है कि सेशेल्स एक देश है, उसकी तो रुपया हो ही नहीं सकती। रुपया तो भारत, पाकिस्तान और नेपाल के नहीं। यहाँ ये सेशेल्स देश की जो मुद्रा का नाम है वो भी क्या है? रुपया है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये विभिन्न देशों की मुद्रा आपने देखी। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज का संवैधानिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ नेशनल फ्लैग? तो भैया राष्ट्रीय ध्वज का जो संवैधानिक नेम है वो तिरंगा है। तिरंगा आप जानते हो। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज को कब संविधान सभा के द्वारा अपनाया जाता है? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई, ध्यान से सुनना है, 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान सभा के द्वारा अपनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो इसका डिज़ाइन जो तैयार किया था, ये नाम आपने याद रखने हैं, वो किया था पिंगली वेंकैया। क्या नाम है? पिंगली वेंकैया। वेंकैया, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था किसका? राष्ट्र ध्वज का। अच्छा, राष्ट्र ध्वज में कितने रंग है? 3 रंग। कितने रंग है भैया? 3 रंग। और आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन से। तो सबसे ऊपर जो रंग है, और राष्ट्र ध्वज का अनुपात अभी हाल फिलहाल में पीछे जून वाली टेट परीक्षा में 2024 में पूछा गया। तो राष्ट्र ध्वज का अनुपात 3:2 है, मतलब कि 3 इसकी लंबाई है और 2 क्या है? इसकी चौड़ाई है। तो 3:2 लंबाई और चौड़ाई इसकी क्या है? 3:2 में विभाजित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, राष्ट्र ध्वज में मैंने बोला 3 रंग है। कौन कौन से है? एक है सबसे ऊपर जो रंग है वो है केसरिया। कौन सा है? केसरिया। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्र ध्वज का केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है? तो केसरिया रंग है साहस और बलिदान। किसका? आपका साहस और बलिदान। साहस और बलिदान का प्रतीक है केसरिया। सफ़ेद रंग जो है वो शांति व सत्य, शांति एवं सत्य का प्रतीक है सफ़ेद रंग। और अगर बात की जाए हरे रंग, जो कि सबसे नीचे होता है भारत की झंडे में, यह समृद्धि व हरियाली व विकास का है। तो समृद्धि, हरियाली व विकास की जो प्रगति का है वो हरा रंग जो है वो इसको दर्शाता है। अच्छा, जो भारत का झंडा है ना, इस पे भैया बीच में क्या है? अशोक चक्र है। और इस अशोक चक्र में कितनी स्पोक्स है? कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। और ये किस रंग का है अशोक चक्र? तो ये गहरे नीले रंग का दिखाई देता है। अच्छा, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ जो है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहीं से अशोक चक्र लिया गया है। भारत में एक डे होता है जिसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, जिसको कहते हैं आप सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो होता है वो होता है 7 दिसंबर को। याद रखना है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? 7 दिसंबर को 1949 से इसकी शुरुआत हुई है। तो सशस्त्र सेना या आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे जो है उसकी शुरुआत 1949 से हुई है। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है। आपको एक एक बात याद रखनी है, सारी की सारी बातें आपको नंबर दिलाने वाली है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 24 में क्या है? भारतीय 324 में क्या है आपके चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। अच्छा, 324 से लेकर 329 तक क्या बताया गया? अनुच्छेद नंबर 324 से 329 चुनाव आयोग के बारे में ही बताया गया है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इसकी निर्वाचन आयोग को ही चुनाव आयोग बोलते हैं। कहीं पेपर में जाके गलत मत करना, ठीक है। तो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी। याद रखना कब हुई थी स्थापना? तो स्थापना होती है 25 जनवरी
1950। और इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये सीधा टेट में आ सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हिमाचल भारत के निर्वाचन आयोग का क्या हुआ था, भारत का जो इलेक्शन कमीशन था इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था, संविधान सभा के द्वारा इसका गठन किया गया था। इस बात को आपने याद रखना, इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को भैया मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 25 जनवरी को ही एक दिवस और पर्यटन दिवस, दोनों याद रखने हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया ही मना है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी आपकी निर्वाचन आयोग की, तो चुनाव आयोग और आपका मतदाता दिवस, तो पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस ये दोनों के दोनों एक ही दिन 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वो है सुकुमार सेन। कौन है आपके, सुकुमार सेन क्या है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अच्छा, वर्तमान में कौन है, अच्छा वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है ज्ञानेश कुमार। कौन है आपकी, ज्ञानेश कुमार है। तो ज्ञानेश कुमार क्या है, वर्तमान में है, वर्तमान में क्या है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त है। इस बात को आपने याद रखना। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में ज्ञानेश कुमार है, लेकिन चुनाव आयुक्त कौन है प्रेजेंट टाइम में, कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में चुनाव आयुक्त है, खाली जो चुनाव आयुक्त है वो है सुखबीर सिंह संधू, जो इनका साथ निभा रहे हैं वो है सुखबीर सिंह संधू। लेकिन ज्ञानेश कुमार का जो नाम है ना वो आपको याद रखना है। और जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनको जो है वो या तो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, इंपॉर्टेंट है, इनका कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष में क्या देते हैं, अपना रेजिग्नेशन देते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा और बात करते हैं, जैसे कि सीधा क्वेश्चन आता है वित्त आयोग कि भारत का फाइनेंस कमीशन के बारे में कहाँ पर बात की गई है, तो वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल नंबर 280 में बात की गई है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, भाई यूपीएससी के बारे में बात कहाँ पे बात की गई है, तो यूपीएससी जिसको आप कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 312 से 315 के बीच जो है वो यूपीएससी के बारे में बात की गई है। तो सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूपीएससी की इस टाइम हेड कौन है, तो इनका नाम है प्रीति सूडान। कौन है, प्रीति सूडान। तो यूपीएससी की जो यूनियन पब्लिक संघ लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्षा है वो प्रीति सूडान है, याद रखना है। मेरी वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी जाती है जो आपको पता ही नहीं होती है। वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण है, इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर बात की जाए हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों की सीमा के बीच है, तो हिडनबर्ग जो रेखा है वो किन किन देशों के बीच है, तो हिडनबर्ग है आपके जर्मनी और पोलैंड के बीच। उसी प्रकार बहुत सारी रेखा है, जैसे कि आपकी भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच है आपकी मैक-मोहन रेखा। कौन सी है, मैक-मोहन रेखा। तो मैक-मोहन रेखा किसके बीच है, भारत और चीन के बीच है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके इंग्लैंड और पोलैंड, तो इंग्लैंड और पोलैंड तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम जर्मनी और पोलैंड बोल सकते हैं। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी हिंडनबर्ग रेखा है। उसी प्रकार रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा है आपके भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है आपकी रेड क्लिफ रेखा, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपकी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक रेखा है 38वीं समांतर रेखा, 38 पैरेलल लाइन। 38वीं समांतर रेखा जो है वो किस किस की भी सीमा बनाती है, तो ये उत्तरी कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। तो उत्तरी कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करने वाली लाइन है 38 पैरेलल लाइन। उसी प्रकार आपकी 49 पैरेलल लाइन, 49वीं समांतर रेखा, ये भी पूछी जाती है, भूलना नहीं है। तो 49वीं समांतर रेखा किस किस की भी सीमा बनाती, तो ये कनाडा और अमेरिका। तो कनाडा और अमेरिका के बीच 49वीं समांतर रेखा, और 38वीं समांतर रेखा ने बनाई थी किसके बीच सीमा, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो 38 आएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, और 49 आएगा कनाडा और अमेरिका। दोनों की दोनों याद रखनी है, अगर नहीं रख पाए तो फिर दिक्कत आ सकती है। अच्छा, डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। एक है सीज फ्राइड रेखा, सीज फ्राइड, तो सीज फ्राइड रेखा है आपकी जर्मनी और फ्रांस। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है आपकी सीज फ्राइड रेखा। अच्छा, एक और कर लो, दूसरी है आपकी एक है आपकी मेनरहीम रेखा,
हिम रेखा। तो मेनर हिम रेखा की बात करें तो ये रूस और फिनलैंड के बीच है। और अगर बात करें 17वीं समांतर रेखा की तो ये उत्तर और दक्षिण वियतनाम, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है 17वीं। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी 17th पैरेलल लाइन है, इस बात को आपने याद रखना है। मेनर हीम लाइन रूस और फिनलैंड के बीच है, सर ये भी याद हो गई। सीज प्राइड जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैगिनॉट रेखा भी कौन सी है, जो मैगिनॉट लाइन है वो भी जर्मनी और फ्रांस के बीच है। तो मैगिनॉट भी बहुत बार पूछी गई है यार, तो मैगिनॉट को आप ज़रूर याद रखें, मैगिनॉट बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका कि प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये जो है वो बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। अच्छा, बेलग्रेड में तो आयोजित हुआ था, लेकिन कब आयोजित हुआ था, क्या ये भी जानते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये 1961 में बेलग्रेड में आयोजित होता है। और बेलग्रेड जो है वो सर्बिया या यूगोस्लाविया जो है वहाँ पर स्थित है ये बेलग्रेड। अच्छा, इसके कुछ संस्थापक नेता बहुत बार पूछे जाते हैं कि इसके संस्थापक जो नेता है वो कौन कौन थे। तो इसके संस्थापक नेताओं में अगर मैं बात करूँ तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक नेता थे, जो कि भारत से थे। जोसेफ ब्रिज टीटो, तो जोसेफ ब्रिज टीटो यूगोस्लाविया के थे, ये इसके संस्थापक नेता थे। गमाल अब्दुल नासर ये मिस्र के थे, ये भी इसके संस्थापक नेता थे। आपका सुकर्णो नाम, ये सारे नाम याद रखने हैं। टीटो साहब है, आपका गमाल अब्दुल नासिर साहब है, सुकर्णो साहब जो कि इंडोनेशिया से थे, ये भी इसके संस्थापक नेता थे। और अगले हैं आपके क्वामे एन क्रूमा, ये भी इसके क्या थे, संस्थापक नेता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक बार हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।